हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप लोग सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। देखिए, हम चैप्टर नंबर 12 की बात कर रहे थे, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स की। हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था, ग्राफिकल मेथड्स के क्वेश्चन देखे थे। लेकिन अभी ना हम स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन करेंगे, और इसमें जब हमारे पास इक्वेशंस बनेंगे तो ग्राफिकल मेथड्स की हमारे पास प्रैक्टिस और हो जाएगी। हम काफ़ी क्वेश्चंस करने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। बट मेन प्रॉब्लम क्या आती है आपके पास कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन से हमें इक्वेशंस में कैसे कन्वर्ट करना है, वो हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। कब आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो भी हमारे पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होंगे ना, उसके लिए सिर्फ आपको 3 पॉइंट्स याद रखने होंगे, सिर्फ 3 पॉइंट्स। आप डेफिनेटली आप सभी क्वेश्चंस के इक्वेशंस इजीली बना सकते हो। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। मैं आपके एक्सरसाइज 12.2 की बात कर रहा हूँ, जो कि आपके एनसीईआरटी की बुक में है। आप क्वेश्चन का आप कोई भी उठा सकते हो, चाहे वो एलिमेंट बुक का हो, चाहे एपीसी बुक का हो, चाहे आपका सीबीएसई एनसीईआरटी बुक हो, कोई भी बुक हो। सिर्फ 3 पॉइंट देखना, 3 पॉइंट समझ लेना, उसके बाद आप हर कोई क्वेश्चन बनाने में कामयाब हो जाओगे। देखिए, वो 3 पॉइंट्स कौन से हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नंबर 1 पॉइंट देखिए क्या होगा। आपको एक चीज़ तो क्लियर है कि जो भी क्वेश्चन होने वाले हैं, हमें उसके अंदर एक्स और वाई की वैल्यू पूछी जाएगी। मतलब कोई भी बिजनेसमैन होगा, वो क्या पूछे, जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था टेबल्स एंड चेयर्स। तो दो ही आपके पास चीज़ें होने वाली है, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर ऑब्वियस है, एक एक्स एक्सिस होने वाली है और एक वाई एक्सिस होने वाली है। तो हमें 2 ही चीज़ें पूछी जाएंगी, एक्स एंड वाई। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि आप ये फाइंड करो कि हमें डिटरमाइन करना क्या है। एक्स और वाई तो निकालना है, लेकिन एक्स और वाई हमारे पास क्या है, उससे हमारे पास इक्वेशंस बनाने में इजी हो जाएगा। हमें फाइंड क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन होगा, ये चीज़ फाइंड आउट कर लो। सपोज उससे देखो हमारे पास 4-5 चीज़ें मिलने वाली है। इसके अंदर देखें तो फूड पी है, फूड क्यू है, और हमारे पास विटामिन बी है, विटामिन ए भी होगा। फिर तो इसमें से एक्स और वाई क्या होगा, हमें वो फाइंड करना होगा। जैसे ही हमें ये पता चल जाएगा, हमारा आधा क्वेश्चन खत्म। फिर जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना, हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास मेन पॉइंट क्या हो गया, डिटरमाइन करना क्या है। सेकंड पॉइंट देखिए, आपको ये फाइंड करना होगा कि आपके पास अब कोई भी क्वेश्चन होगा, या तो मैक्सिमाइजेशन का होगा या मिनिमाइजेशन का होगा। मीन्स आपको प्रॉफिट पूछा जाएगा कि अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है। जनरली देखिए, सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा हूं मैं कि प्रॉफिट आप ढूंढ लो कि प्रॉफिट वाली इक्वेशन कौन सी है। अगर आपने ये ढूंढ लिया ना कि प्रॉफिट वाली इक्वेशन कौन सी है, सो इट मीन्स आपका 75% काम खत्म हो गया। प्रॉफिट वाली इक्वेशन से हमारे पास एक्स और वाई और हमारे पास जेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब निकल जाएगा। जैसे ही हमारे पास, और देखिए मैं फिर भी कह रहा हूँ 99%, 100% नहीं कह रहा, कुछ क्वेश्चन अच्छे होते हैं, उसके अंदर हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि सभी का प्रॉफिट हमारे पास रुपीज़ के अंदर हो। 95% बोलूँगा, 95% हमारे पास जो प्रॉफिट होगा वो हमारे पास रुपीज़ के अंदर होने वाला है। तो क्वेश्चन में आपको ये ढूंढना होगा कि रुपीज़ वाली इक्वेशन कौन सी है। बट प्लीज़ मेरे बात ध्यान से सुने, क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो इक्वेशन है वो रुपीज़ में हमारे पास 5-6 टर्म्स हो। मीन्स कोई इक्वेशन भी बन रही हो और हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी बन रहा हो रुपीज़ में, ये भी हो सकता है। सेकंड पॉइंट ध्यान रखना, तो इसको हमें ध्यान रखना है। मीन्स प्रॉफिट लिखा होगा या फिर रुपीज़ के टर्म्स में होगा। आप इसको, आपका मेन जो की पॉइंट है, आपको इसको ढूंढना है कि प्रॉफिट वर्ड कहाँ पे लिखा हुआ है, या फिर प्रॉफिट नहीं लिखा हो तो इसकी जगह कुछ और वर्ड ऐसा ही लिखा हो कि हमें पता चल जाए कि हाँ, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ठीक है। देखिए, थर्ड पॉइंट में अगर बात करूं, अब हमें बनानी होगी इक्वेशन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन चुका है, एक्स और वाई की टर्म में हो चुकी हैं। अब हमारे पास जो थर्ड पॉइंट होगा वो हमारे पास होगा यूनिट्स को हमें बैलेंस करना है। यूनिट्स को हमें बैलेंस करना मीन्स कभी कभी क्या होते हैं, जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं ना, आप उसके अंदर इक्वेशंस को बना नहीं सकते हैं। मतलब कि बन तो जाएगी, लेकिन मे बी थोड़े बहुत क्रिटिकल होती है, प्रॉब्लम होती है आपको इक्वेशन बनाने में, मे बी बन पाए ना बन पाए, तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। एक बात सोचिए, कोई भी अगर हमारे पास एक इक्वेशन होती है, तो कोई भी इक्वेशन होगी, सपोज करो मैंने कहा 3x + 4y इज़ लेस देन 5 सपोज। तो एक इक्वेशन हमारे पास कब होती है, जब उसकी यूनिट्स बैलेंस हो। इट मीन्स सपोज करो ये किलोग्राम में है तो ये भी किलोग्राम में होगा, ये भी किलोग्राम में होगा, यस और नो। अगर इसकी यूनिट कुछ और है, सपोज ये mm में है तो ये भी mm में, ये भी mm। तो इट मीन्स मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि यूनिट्स हमारे पास एक कंप्लीट इक्वेशन की हमेशा सेम होती है। और ऐसे जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो कुछ टर्म्स होंगी हमारे पास, उनकी यूनिट्स हमारे पास सेम ही होगी। तो यूनिट्स बैलेंस से भी हम इक्वेशंस को बना सकते हैं। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट साबित होने वाला है। जब अच्छे क्वेश्चंस आएंगे ना, तो ये हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्लियर और नोट। अब हमारा काम खत्म।
जैसे 3 चीज़ आपको पता कर ली, एक्स और वाई फाइंड आउट कर लिया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन फाइंड आउट कर लिया, हमें प्रॉफिट पता कर चल गया और हमें यूनिट्स बैलेंस करना आ गया, तो काम हो जाएगा। बस इन 3 पॉइंट्स को याद रखेंगे। अब पूरे चैप्टर में और कुछ याद नहीं करना, ठीक है। सो देखिए, चलो अब थोड़ी देर के लिए रहने देता हूँ इसको मैं यहाँ पे। देखिए अब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कैसे, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला स्टेप क्या है कि आपको डिटरमाइन क्या करना है वो पता कर लो, क्योंकि डिटरमाइन वही करना होगा जो हमारे पास एक्स और वाई होगा। एक्स और वाई हो गया तो हमारे पास तो है ना, हम क्वेश्चन का पैटर्न सेम रखेंगे। क्वेश्चन का पैटर्न क्या है कि हम हमेशा एक्स जो भी मानेंगे और वाई जो भी मानेंगे, जो भी हम एक्स मानेंगे और वाई मानेंगे उसको मैं हमेशा ऐसे लिखूंगा। बाकी जो इक्वेशंस बनेंगी तो हम उन टर्म्स को ऐसे लिखेंगे। अब एक्स और वाई हमारे पास है क्या, वो हमारे पास क्वेश्चन पढ़ के समझ में आने वाला है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकेंड थिंग, आपको हमेशा क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना पड़ेगा, 2 टाइम्स आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। क्योंकि पहली बार में सिर्फ ये चीज़ समझ में आएगी कि हाँ अच्छा ये था, अच्छा ये था, ठीक है। तो देखिए बोल रहे रेशमा विशेष टू मिक्स टाइप्स ऑफ फूड पी एंड क्यू, ठीक है। क्वेश्चन पूरा पढ़ना है और सबका मतलब समझते जाना है। तो रेशमा हमारे पास फूड पी है और फूड क्यू है, उनको मिक्सअप करना है इन सच ए वे दैट द विटामिन कंटेंट्स ऑफ द मिक्सचर कंटेन एटलीस्ट, जो भी आपके पास एटलीस्ट और एटमोस्ट वर्ड आएगा हम उसको क्या करेंगे, अंडरलाइन, ठीक है। एटलीस्ट और एटमोस्ट, देखो पहले इन 2 वर्ड्स को समझ लो, क्योंकि ये वर्ड्स भी हमारे पास काफ़ी, जितने ज़रूरी ये चीज़ें हैं उतनी ज़रूरी हमारे पास ये है। वैसे आपको पता भी है, डोंट नॉट वरी अबाउट दैट। जैसे मैंने कहा बात एटलीस्ट की, एटलीस्ट मतलब कम से कम, कम से कम। तो एक बात सोचो, मैंने कहा कि मेरे पास कम से कम 10 रुपये हैं, मेरे पास कम से, सपोज अब मैं एक एक्स हूँ और एक्स मीन्स मेरे पास कम से कम 10 रुपये हैं, तो 10 से ज़्यादा कुछ भी हो सकते हैं। कम से कम 10 है ना, तो 10 से ज़्यादा कुछ भी हो सकते हैं, तो 10 भी तो हो सकते हैं। कम से कम 10 रुपये है मेरे पास, तो 10 भी और 10 से ज़्यादा भी। तो एटलीस्ट का मतलब हो गया ये, जब एटलीस्ट का मतलब ये हो गया तो एटमोस्ट मतलब क्या हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने बोला मेरे पास मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 रुपीज़ है, तो मतलब 10 रुपये तो मेरे पास मैक्सिमम है, बट इससे कम तो कुछ भी हो सकते हैं। तो इन दोनों मतलब का समझ लो, ये जो इनइक्वालिटी है आपका पूरा ग्राफ बदल देगी। पूरा ग्राफ मतलब समझ पा रहे हो, पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा आपका। तो प्लीज़ इन दोनों बातों ध्यान रखना, एटलीस्ट कम से कम। एग्जाम्पल के तौर पे अपने ऐसे रखो अपने आप को, गलतियाँ मत कर देना बस कि मेरे पास कम से कम 10 रुपये हैं, तो 10 से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, तो इनइक्वालिटी हमारे पास बड़ी हो जाएगी, ग्रेटर देन हो जाएगी। ऑफ विटामिन ए एंड 11 यूनिट्स ऑफ, मेरा फोकस क्या है पता है क्वेश्चन में, पहले जो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मुझे सिर्फ ये ढूंढना है डिटरमाइन करना क्या है। और डिटरमाइन जनरली क्वेश्चन के लास्ट में होता है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार। 11 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी, फूड पी कॉस्ट, तो फूड पी आ गया मेरे पास ₹60 पर kg एंड फूड क्यू कॉस्ट ₹80 पर kg। फूड पी कंटेन्स 3 यूनिट्स पर kg ऑफ विटामिन ए एंड 5 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी, वाइल फूड क्यू कंटेन्स 4 यूनिट्स ऑफ, ठीक है, विटामिन ए एंड 2 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी। डिटरमाइन यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आ गया। देखो वैसे तो आप क्वेश्चन के लास्ट, मैं तो कहता हूँ कि आप क्वेश्चन को सबसे पहले लास्ट में पढ़ो, सबसे पहले लास्ट लाइन में पहुँचो, देखो फाइंड क्या करना है, उसके बाद फिर क्वेश्चन स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। सो डिटरमाइन द मिनिमाइज का क्वेश्चन हो गया। कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर, हमें मिक्सचर फाइंड करना है। अच्छा, ये हमारे पास एक की पॉइंट हो गया कि मिक्सचर हमारे पास एक्स और वाई होने वाला है, लेकिन मिक्सचर किस किस चीज़ का किया था हमने। रेशमा विशेष टू मिक्स टाइप्स ऑफ फूड पी एंड क्यू, हमने जो मिक्स किया था वो हमने फूड पी को और फूड क्यू को मिक्स किया था। इट मीन्स जो फूड पी है वो हमारे पास क्या होने वाला है, एक्स, और जो हमारे पास फूड क्यू है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ पा रहे हो। देखो क्वेश्चन मेरा आधा सोल्व हो गया, अब मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फूड पी एक्स, फूड क्यू वाई, ये मैं लिखूंगा नहीं, बट बस ये समझाने के लिए। अब क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते जाएंगे और हम स्टेटमेंट वाइज आराम से एक ब्लॉक में बनाते रहेंगे। देखो, इन सच ए वे दैट द विटामिन कंटेंट्स ऑफ द मिक्सचर कंटेन एटलीस्ट 8 यूनिट्स, तो विटामिन हमारे पास डलने वाले इन फूड और पी क्यू में कम से कम 8 यूनिट। कंटेंट्स ऑफ द मिक्सचर कंटेन एटलीस्ट 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए, तो विटामिन ए होगा हमारे पास, तो विटामिन ए, ठीक है। ये कितना हो रहा है, कम से कम एटलीस्ट 8 यूनिट्स, तो 8 यूनिट हमारे पास पूरा का पूरा विटामिन हो जाएगा। ये बोल रहा है 8 यूनिट हमारे पास कम से कम होना चाहिए, तो इससे ज़्यादा तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंड 11 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी, और बोल रहे हैं जो विटामिन बी है हमारे पास, जो विटामिन बी है
वो हमारे पास कितना है 11 यूनिट्स। तो देखो 11 यूनिट्स, अब एटलीस्ट एक बात सुनना मेरी बात ध्यान से प्लीज़ प्लीज़, एटलीस्ट है ना, इसके साथ लिखा हुआ है बट इसके साथ नहीं लिखा हुआ 11 यूनिट्स, तो इसी एटलीस्ट को हम इसके साथ भी काउंट करने वाले हैं। मीन्स कम से कम 8 यूनिट एक विटामिन ए का और कम से कम 11 यूनिट विटामिन बी का। क्लियर? तो कम से कम 11 यूनिट हमारे पास इसका हो जाएगा विटामिन बी का। फूड पी कॉस्ट ₹60 पर kg। अब देखो बोल रहे हैं फूड पी, हमारे पास पहले चीज़ तो रुपीज़ आ गया, बट मैंने क्या बताया, जब भी रुपीज़ आएगा ना तो मेरा चांस रहेगा 95% चांस रहेगा कि वो प्रॉफिट है, बट ज़रूरी नहीं है ऐसा। सो बोल रहा है फूड पी कॉस्ट ₹60 पर kg एंड फूड क्यू कॉस्ट ₹80 पर kg। फूड पी है वो ₹60 और फूड क्यू है वो ₹80 पर kg। मतलब ये कहीं ना कहीं प्रॉफिट की बात कर रहा है कि कितना प्रॉफिट हमें मिलने वाला है, कितना हमारे पास ये मैक्सिमाइज जो मिनिमाइज होगा, कितना कम से कम कीमत की जाए, प्रॉफिट नहीं, कीमत कितनी कम से कम मिले मुझे। ठीक है, मतलब ये जो लाइन होने वाली है हमारे पास, ये हमें देने वाली है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन देगा। ठीक है, इसके बाद कोई स्टेटमेंट नहीं है। फूड पी कंटेन्स 3 यूनिट्स पर kg ऑफ विटामिन ए। सुनो मेरी बात, फूड पी, ये रहा फूड पी, कंटेन्स 3 यूनिट्स पर kg ऑफ विटामिन ए। ये फूड पी विटामिन ए को 3 यूनिट्स पर kg, इसकी यूनिट हमारे पास वैसे लिख देता हूँ मैं, यूनिट पर kg, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 3 यूनिट्स पर kg। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड 5 यूनिट्स पर kg ऑफ विटामिन बी। फूड पी की बात चल रही है और बोल रहा है 5 यूनिट्स पर kg ऑफ विटामिन बी, तो हमारे पास यहाँ पे 5 आ गया। वाइल फूड क्यू, अब फूड क्यू की बात कर रहे हैं, कंटेन्स 4 यूनिट पर kg ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का कितना 4 यूनिट्स एंड 2 यूनिट्स हमारे पास किसका हो जाएगा, इसका हो गया। कितना आराम से क्वेश्चन बन गया, देखो हमें कुछ नहीं करने की ज़रूरत। अब हमारे पास एक इक्वेशन बच रही है, फूड पी कॉस्ट ₹60 पर kg एंड फूड क्यू कॉस्ट ₹80 पर kg। मतलब समझ पा रहे हो, जो हमारे पास z होने वाला है ना, वो बोल रहा है क्या 60 पर kg और हमारे पास 80 पर kg। मतलब आपके पास जो x और y निकलेगा, सोचो जरा, थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो, वो x और y जो निकलेगा वो हमारे पास किसके टर्म्स के अंदर निकलेगा, kg के अंदर, kg के अंदर। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा वो क्या बनने वाला है 60x + 80y। क्योंकि कितना फूड मैं पी का लूँ तो कितना फूड मैं क्यू का लूँ, ताकि हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ जाए। पता ना ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है, प्रीवियस वीडियो आपने ज़रूर देखी होगी, उसके अंदर मैंने सब कुछ डिटेल से एक्सप्लेन किया है, बाउंडेड अनबाउंडेड, फिजिबल अनफिजिबल, ऑप्टिमल वगैरह। तो 60x + 80y। ठीक है, तो अब मेरी एक बात सुनो, इसकी यूनिट क्या है मेरे पास, पहले यूनिट का खेल खेलना सीख लो। अगर आपने यूनिट का खेल सीख लिया ना, फिजिक्स में दिक्कत नहीं आएगी आपको। फिजिक्स में मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यूनिट्स के बेस पे हो जाते हैं। और याद रखना मेरी एक बात कि जब आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, यूनिट्स को ज़रूर लिख के आना। अगर आपने यूनिट्स को नहीं लिखा ना तो आपके मार्क्स कटने वाले हैं ज़बरदस्त। आधा आधा एक एक करके भी मार्क्स कटे तो सोचो कितना कट जाएंगे आपके। ठीक है, तो टॉपर में और इसमें ये डिफरेंस होता है। कोई कहता है बच्चा मेरे 99 मार्क्स आए, और 99 मार्क्स कोई माइनर मिस्टेक ही होगी उसकी, वरना वो 100 मार्क्स ही आते हैं उसके। तो ठीक है, अब सुनो, इसकी यूनिट क्या है मेरे पास, देखो 60 पर kg है ना, तो 60 पर kg, x का किस में आएगा मेरे पास, किलोग्राम में, तो किलोग्राम से किलोग्राम हमारे पास क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और हमारे पास ये रुपीज़ था ना, तो हमारे पास किसके अंदर आंसर आ जाएगा, रुपीज़ के अंदर आ जाएगा। तो जो भी x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू भी पुट करेंगे, तो टोटल ओवरऑल हमारे पास किसके अंदर आंसर आ जाएगा, रुपीज़ के अंदर आंसर आ जाएगा। समझ में आई? तो कम से कम हमें इतने रुपए लगाने ही पड़ेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन हमारे पास ये बनने वाला है। तो अब मैं इक्वेशंस बना देता हूँ। जब आपका एक टेबल बनी गया तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आपको ये टेबल ही तो बनानी थी। इस टेबल के अलावा बताओ आपको क्या चाहिए। अभी देखो ये तो मैंने समझाने के लिए था, बट आप इसको सिंपली ऐसे कर सकते हो। ठीक है, समझ आ गई बात। ये आपका प्रॉपर डायग्राम टेबल वो बन गया इस तरीके से। आपके पास ये टेबल बन गया। अब हम बनाने इक्वेशंस, तो इक्वेशन तो आपकी बन जाएगी। देखो पहली इक्वेशन हमारे पास क्या बनी वो देखते हैं। इसको रब कर दूं मैं, ये 3 पॉइंट्स आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, सो अब देखो हमारे पास जो इक्वेशंस बन रही है उन इक्वेशंस को देखो और फिर हमें क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहला इक्वेशन देखो, हमारे पास पहले बात किसकी करेंगे हम, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास क्या है,
ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास क्या है z, z की वैल्यू क्या है मेरे पास 60x। तो मैंने इसको पहले मान लिया कि लेट फूड p हमारे पास किसके अंदर है, x किलोग्राम के अंदर है, क्योंकि किलोग्राम में ये आंसर आने वाला है, यूनिट किलोग्राम की होगी क्योंकि किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल आउट होगा। सिंपल पता चल गया, वैसे भी फूड है यार, किलोग्राम भी होने वाला है। और हमने फूड क्यू को क्या मान लिया, y के जी, सिंपल। तो 60x एंड 80y हमारे पास ये बन गई है हमारे पास पहली इक्वेशन जो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। हमारा काम उसको फोकस करना है। फिर सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स इक्वेशन नंबर 1 3x + 4y 8। तो 3x + 4y 8 क्या वर्ड था मेरे पास, एटलीस्ट, कम से कम, मतलब इससे ज़्यादा तो कुछ भी हो सकता है, 8 से ज़्यादा तो कुछ भी हो सकता है। सेकेंड इक्वेशन क्या थी मेरे पास, 5x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 11। और एक चीज़ तो आपको लिखनी पड़ेगी, क्योंकि x और y जो हमारे पास फूड है, देखो नेगेटिव तो हो नहीं सकते, होंगे तो प्लस में ही, तो हमें क्या करेंगे, x और y हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन। अब तो इसको सोल्व कर ही देंगे, इसलिए मैंने ग्राफिकल जो क्वेश्चन थे ना उसके ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करवाई, क्योंकि अब यहाँ से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास प्रैक्टिस ऑलरेडी हो जाएगी, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस। अब ये क्वेश्चन हमारे पास इजीली सोल्व हो जाएगा, ठीक है। सो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या मैं इस टेबल को रब कर दूँ? प्लीज़ आप जब तक वीडियो को पॉज करके, मैं सामने से हट जा रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं जो चीज़ें नोट डाउन करनी है, ठीक है, क्योंकि अब मैं क्वेश्चन को ढंग से सोल्व करूँगा, उस क्वेश्चन को ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। हमारे पास ये क्वेश्चन बना, इक्वेशंस बन गई, अब इसको सोल्व करने वाले हैं। देखो क्वेश्चन करने का तरीका देख लो कि बोर्ड एग्जाम में आपको करना कैसे है, वही पैटर्न अपनाना है और अपनी आदत डालो। वरना क्या होता है ना, बच्चा आदत बस रफली सोल्व करने की कोशिश करता है और फिर लास्ट तक वही रखता है, फिर दिक्कत आती है। तो सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये था। तो हमारा सबसे पहले काम क्या है कि हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 माना, इसको इक्वेशन नंबर 2 माना। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन। तो सुनो हमारा सबसे पहला काम क्या है, लेट इक्वेशन नंबर 1 में से हमने इसको क्या मानेंगे, 3x + 4y = 8 मान लेंगे। पिछली क्लास में बताया था मैंने, लास्ट क्लास में, कि इसको हम इक्वल टू मान लेंगे। उससे हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास एक टेबल बनेगी और उस टेबल के अकॉर्डिंग हमारे पास ग्राफ बनेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी मेरे पास, x की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू। अब या तो तुम x को 0 डाल दो 0। जब x को 0 रखा तो 4y = 8, 4 2 ज़ा, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। लेकिन जब मैं y को 0 रखूँगा तो हमारे पास देखो y को 0 रखा तो 3x = 8 मीन्स 8/3 आ गया। तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा कि यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई, मेरे पास फ्रैक्शन के अंदर आ गई। तो फ्रैक्शन को थोड़ा डिनोट करना ना ग्राफ के अंदर थोड़ा मुश्किल होगा। तो क्या करो कोशिश कि वैल्यू ऐसी डाल दो ताकि हमारे पास नेचुरल नंबर्स में या फिर होल नंबर्स में आ जाए, ठीक है, इंटीजर्स में आ जाए। मतलब अगर मैं यहाँ पे सपोज 3 डालता हूँ तो 12 नहीं, 4 डालता हूँ तो 1 डालता हूँ नहीं हो पाएगा, 4 16 और 8 नहीं हो पाएगा, 5 20 और 8। तो यहाँ देखो y की वैल्यू क्या डालो आप, 5 डाल दो, 5 डालो। तो 3x + 4 × 5 = 8। तो 3x 20 तो = क्या बन जाएगा मेरे पास, 8 में से 20 गया तो -12। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, -4। क्लियर है? तो हमारे पास x की वैल्यू ये आ गई। आप चाहो तो इसको भी प्लॉट कर सकते हो, डज नॉट ए बिग इशू, क्योंकि आप तो ग्राफ में बनाने वाले हो। जो आपके पास ग्राफिकल पेज आएगा आप उसी में ग्राफ बनाने वाले हो, तो इजीली बन जाएगा। बट कोशिश करो कि इंटीजर में आ जाए, ठीक है। तो हमारे पास इंटीजर में आ गया। और अब मैं इस वाले पॉइंट को क्या कर देता हूँ, यहाँ से ही हटा देता हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 से हो गया। मैं इसको एक काम करता हूँ, चेक अभी कर लेता हूँ, साथ साथ चेक करते हैं। कहाँ पर, ओरिजिन पे चेक करेंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो बनने वाली है नहीं, ओरिजिन से पास होगी जो कि। तो चेक करते हैं 0 0 पे। तो 0 डाला यहाँ पे, 0 डाला यहाँ पे 8, और हमारे पास क्या आ गया, ये। क्या 0 बड़ा होगा 8 से? नहीं होगा। तो मैं क्या कह दूँ यहाँ पे, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, यस और नो, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास हो गया। अब हम इक्वेशन नंबर 2 की बात करते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 लेट, क्या करेंगे, लेट 5x + 2y = 11। तो जैसे ही मेरे पास ये हुआ तो अभी तो बच्चों वाली चीज़ें देखो, ये तो 10th क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हो यार, इसमें तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। तो x की वैल्यू मैंने क्या डाली, 0 डाली। तो जैसे मैंने x की वैल्यू 0 डाली
तो क्या मिल जाएगा मुझे y 11/2, 11/2 मीन्स 5.5, 5.5 हो जाएगा ना। x को 0 डालो तो 11/2, 11/2 मीन्स 5.5, y को 0 डालो, जब y को 0 डाला तो 5x = 11 मीन्स 11/5, मतलब 5 दूनी 10, 1 0 तो 2.2। ये इजीली ड्रॉ हो जाएगा। जब आप देखो, कोशिश किया करो कि आप ना जो ग्राफिक, देखो बोर्ड पे तो मैं ग्राफ, जो आपका ग्राफिकल पेज होते हैं वो तो बना नहीं सकता, लेकिन आपका वहाँ पे इजीली सोल्व हो जाएगा। बट फिर भी अगर आप चाहो तो एक पॉइंट और ले सकते हो ऐसा जो कि आप इजीली सोल्व कर दो, 2 3 4 5 तो देख लेना आप, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब चेक करते हैं। चलो तो चेक करेंगे कहाँ पे, 0 0 पे, तो लिख दो यहाँ पे, लिखो तो चेक एट ओरिजिन, ओरिजिन हमारे पास क्या है 0 0, तो डालो 0 11, तो हमारे पास क्या स्टेटमेंट बन गया, क्या ये ट्रू है फॉल्स है, ऑब्वियस है कि हमारे पास ये क्या है, फॉल्स है। सारा काम खत्म। अब क्या करना है हमें, सिर्फ ग्राफिकल पेज पे हमें दोनों इक्वेशंस को ड्रॉ करना है। देखो आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो हमारे पास है ना x y > 0, मैं आपको कल भी बताया था कि ये तो हमारे पास x एक्सिस y एक्सिस, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, ये सारा पोर्शन हो गया, ये हमारे पास x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 दे देगा, और y > 0 हमारे पास ये सारा दे देगा, x ग्रेटर देन = 0 में आ गया था, तो y ग्रेटर देन = 0। जब दोनों में कॉमन आएगी ना बातें, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ही आएगा। तो मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके सिलेबस के अंदर जो डायग्राम बनेंगे, क्योंकि सभी ग्राफ्स के अंदर ना x और y ग्रेटर देन = 0 ही है, किसी में भी x लेस देन 0 नहीं है, तो इट मीन्स व्हाट कि आपका सारा काम है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही आने वाला है। मतलब जो भी कॉमन एरिया आएगा या फिर जो भी शेडेड रीजन आएगा वो सब हमारे पास कहाँ पे आने वाला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, इसे समझाने वाली बात। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि ठीक है x और y हमारे पास ग्रेटर देन = 0। सो अब मैं करता हूँ ग्राफ की बात। सो देखिए ग्राफ बना देते हैं। ठीक है, हम ग्राफ बना देते हैं। पॉइंट देख लो आप, 0 -4 0 2.2 मीन्स 5 से बड़ा तो नहीं है, तो हमारे पास ये 0 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, ये हमारे पास कौन सी एक्सिस हो गई, x एक्सिस। 2 5 5.5 मतलब 6 तक है, तो चाहो तो 1 2 3 4 5 और 6 आप बनाओगे अपने ग्राफिकल पेज पे, क्योंकि आपको जब प्रैक्टिस करो एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चन, मैं तो कहूँ 5 क्वेश्चन एटलीस्ट ग्राफिकल पेज पे आप सोल्व प्रैक्टिस कर लेना। ऐसा नहीं हो कि सीधा आप डायरेक्ट एग्जाम, बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो और फर्स्ट टाइम आप वहाँ पे जाके ग्राफिकल पेजेस पे क्वेश्चन बना रहे हो, तो ऐसा मत करना बस। तो कोऑर्डिनेट्स हमने नहीं लिखे, लिखना चाहो तो लिख दो यहाँ पे कि जो कोऑर्डिनेट्स आर, तो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या हो जाएगा, पहला कोऑर्डिनेट 0 2 और जो दूसरा कोऑर्डिनेट मैंने क्या माना है -4 और 5, तो -4 भी आ रहा है मेरे पास, तो इसको मैं आगे एक्सटेंड करते हुए, तो ये हमारे पास -1 -2 -3 एंड -4। ठीक है, सो क्या मैं प्लॉट कर दूं 0 और 2। देखिए x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2, हमारे पास ये कहीं ना कहीं यहाँ पर आ जाएगा। ये हमारे पास कौन सा कोऑर्डिनेट है, a कोऑर्डिनेट। सेकंड कोऑर्डिनेट देखो -4 5, या तो मुझे इसको रब करना पड़ेगा क्योंकि -4 यहाँ पे आ रहा है और 5 यहाँ पे आ रहा है, हमारे पास कोऑर्डिनेट कुछ यहाँ पर आने वाला है। लेकिन अगर मैं इसको वाले कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर दूँ, सपोज करो इसको c कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ 8/3 एंड 0, तो 8/3 मीन्स 2.20, तो 2.6600। होप सो विजिबल होगा, बट नहीं होगा विजिबल कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसके यहाँ लिख देता हूँ। सी कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो गया 2.66 एंड 0, या तो इसको ड्रॉ कर दो, बट अभी स्पेस मेरे पास देखो दिख नहीं रहा, तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ 2.66 एंड 0, तो x की वैल्यू 2 यहाँ पर 3, जब आप 2.5 यहाँ पर होगा तो 2.6 और 6 लगभग यहाँ पर हो गया, तो हमारे पास इस वाले कोऑर्डिनेट को मैंने बोल दिया सी कोऑर्डिनेट। हम क्या करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, लेकिन ज्वाइन करते टाइम आपके सिलेबस आपको दिख ही रहेगी, तो इक्वल टू साथ में है, इट मीन्स हमारे पास क्या बनेगी, डार्क लाइन बनने वाली है। तो हमने डार्क लाइन बना दिया और हमने थोड़ा सा इधर आगे एक्सटेंड कर दिया, थोड़ा सा उधर आगे एक्सटेंड कर दिया, पहली चीज़। सेकेंड थिंग, हमने इस इक्वेशन का नाम इस एक्सिस पर लिख दिया कि 3x + 4y एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 8। अब रीजन इधर वाला उधर वाला चेक करो, क्या बोला हुआ है, फॉल्स।
अगर स्टेटमेंट हमारे पास, अगर कथन हमारे पास सत्य नहीं है, असत्य है, असत्य होगा मतलब ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो अगर ट्रू होता, देखो हमने डाला ओरिजिन पॉइंट, अगर हमारे पास ट्रू होता तो रीज़न होता इधर वाला, लेकिन स्टेटमेंट फॉल्स है तो इधर वाला नहीं, अपोजिट साइड, हमेशा ऐसे याद रखना। अब एक बच्चा बोलता है सर अगर इस वाले पॉइंट को रखेंगे तो सेटिस्फाई होगा क्या, चेक कर लो, 20 डाल दो, ये पॉइंट कौन सा कोऑर्डिनेट है, 20 है, तो 20 डालो इसके अंदर, तब भी फॉल्स आने वाला है। 10 डालो, 01 डालो, तब भी फॉल्स आने वाला है। 1.99 डालो, तब भी फॉल्स आने वाला है। 2.55 डाल दो और 0 डाल दो, तब भी फॉल्स आने वाला है। कुछ भी डाल के देख लो, आपके पास अगर फॉल्स आएगा तो हमें अपोजिट साइड में जाना है और हमें कुछ इन एरोज़ को इस तरफ से दिखा देना है, पूरा का पूरा शेड नहीं करना, एरो को इस तरफ से दिखा दिया। अब हम, मुझे बड़ा प्यारा सुंदर सा डायग्राम दिख रहा है मेरा। अब इसकी बात करते हैं, इसको सपोज डी कोऑर्डिनेट मान लो, इसको ए कोऑर्डिनेट, इस तरीके से लिख देना, ठीक है। 0 5.5 मतलब समझो कि हमारे पास y की वैल्यू 5.5 है, 4 5 और ये हमारे पास 4 5.5। सपोज करो ये हमारे पास डी कोऑर्डिनेट हो गया, डी, क्योंकि ए बी सी यहाँ पे हो गया तो सपोज करो डी कोऑर्डिनेट हो गया, इसको मैं ई कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ। 2.2 एंड 0, ये 2, ये 2.1 और ये 2.2 लगभग यहाँ पे हो गया, तो 2.2 एंड 0। जब हम इसको स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, यस और नो। थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दो इसको, थोड़ा सा इधर। कौन सी इक्वेशन है मेरे पास, सेकेंड वाली, तो 5x इस इक्वेशन पे यहाँ पे लिख दो और हमारे पास ये 11। ढूंढो क्या, मुझे इस पे फोकस करना है, फॉल्स। ओरिजिन इधर है, अगर ट्रू होता तो इधर, फॉल्स है तो उधर। ओ माय गॉड, हमारे पास क्वेश्चन में क्या बन रहा है, हमारे पास क्वेश्चन में क्या बन रहा है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन बन रहा है। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ी देर बाद कराने वाला था, बट ये तो सबसे पहले क्वेश्चन आ गया, तो क्या किया जाए, डरने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद क्वेश्चन थोड़ा सा और बनने वाला है। देखो हमारे पास इन दोनों इक्वेशन का तो ग्राफ ऑलरेडी बन गया, लेकिन इन दोनों ग्राफ कौन सा बनने वाला है, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब ये हमारे पास इधर होने वाला है और इसका ग्राफ मेरे पास इधर होने वाला है। तो पहले इन चारों के अंदर देखो कि हमारे पास कॉमन एरिया कौन सा है। जो कॉमन एरिया होगा हम उसकी बात करेंगे। तो हमारे पास कॉमन एरिया दिख रहा है, मुझे क्लियरली दिख रहा है, ये जो एरिया दिख रहा है मुझे, यस और नो, बोलो हाँ या ना। ये हमें शेडेड पोर्शन दिख रहा है, ये हमारे पास एक ऐसा एरिया है जो कॉमन है पूरे के पूरे चार इक्वेशंस में। मींस व्हाट कि आपके पास ये आपका सॉल्यूशन हो गया, लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अब क्वेश्चन थोड़ा सा और बढ़ेगा। रीज़न ये है कि हमारे पास रीज़न जो आया शेडेड पोर्शन का, वो हमारे पास कौन सा पोर्शन आया, वो आया हमारे पास अनबाउंडेड। कौन सा पोर्शन आया, अनबाउंडेड, क्योंकि बाउंडेड नहीं है। देखो बाउंडेड मतलब बंधा हुआ, बाउंडेड मतलब बंधा हुआ, घिरा हुआ। तो घिरा हुआ कौन होगा, जो हमारे पास, जैसे हमने कल जो क्लास की थी उसमें जो पोर्शन था वो कवर्ड था, लेकिन इसमें जो शेडेड पोर्शन है कवर्ड नहीं है। मीन्स ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, उधर कितना भी हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ, हमारे पास मिनिमाइज का दिया हुआ है। पहली चीज़ ये हमारे पास मिनिमाइज का क्वेश्चन था, है ना, जो हमने पहले स्टेटमेंट पढ़ा था, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को आगे कैसे करेंगे वो देखो। एक बात सोचो, हमारे पास अब सॉल्यूशन कहाँ पे होगा, एक पॉइंट ये रहा, कॉर्नर पॉइंट मेथड से एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि जो मिनिमम पॉइंट मिले वो मे भी, क्या पता इनमें से कहीं एक यहाँ मिले, यहाँ मिले, यहाँ मिले, क्या पता कहीं ना कहीं तो हो सकता है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुना मेरी बातें, ठीक है। क्या कह रहा हूँ कि आपके पास एक तो डी कोऑर्डिनेट हो गया, सपोज इस वाले कोऑर्डिनेट को मैं ई बोल देता हूँ, चलो ई तो बोला हुआ है तो एफ बोल देते हैं। ये कोऑर्डिनेट हमारे पास एफ हो गया, ये कोऑर्डिनेट मेरे पास सी है। तो शेडेड रीजन हमारे पास मिल रहा है डी कोऑर्डिनेट से, एफ कोऑर्डिनेट से और सी कोऑर्डिनेट से। डी कोऑर्डिनेट मेरे पास है 0 5.5। एफ कोऑर्डिनेट देखो, एफ कोऑर्डिनेट जब आप ग्राफिक में बनाओगे तो ग्राफ में तो आप इजीली से ढूंढ सकते हो, बट अभी हमें क्या करना पड़ेगा, दो इक्वेशंस हैं। ये तो इक्वेशंस जहाँ कट करेंगी, मीन्स जब आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे तो हमें जो एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी वही यहाँ पे मिलेगा। आपने जो क्लास 10 में पढ़ा था यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है।
तो अब क्वेश्चन का कुछ काम है क्या? देखो क्वेश्चन का कुछ काम नहीं, मैं इन दोनों को हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मुझे यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, मैं आप सामने हट जाता हूँ, ठीक है। वीडियो पॉज कर ली, नोट डाउन हो गया। सो अब मैं इस तरफ का कुछ काम नहीं है, हाँ इस तरफ का कुछ काम नहीं है। सो अब देखो मैंने क्या कहा कि हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट्स थे एफ पॉइंट, इसके लिए हमें इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। सो मैं इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर देता हूँ। कौन कौन सी इक्वेशन है मेरे पास? 3x + 4y = 8 इज इक्वल टू मानूंगा ना, क्योंकि हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वहाँ पे इनइक्वालिटी की ज़रूरत नहीं है। तो 5x + 2y = 11 सोल्व कर देते हैं। क्या मैं कह दूँ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 2 दूनी 4 बन जाएगा, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा। सो इक्वेशन हमारे पास क्या बनी? 3x + 4y = 8, जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10x + 4y = 22। सो जब किया हमने तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस माइनस, 4y से 4y कैंसिल आउट, -7x, और 8 में से 22 गए तो -14। तो माइनस से माइनस कटा और x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 2 आ गई, ठीक है। y की वैल्यू कितनी होगी? डाल दो यहाँ पे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। सो पुट इन 1, जो हमारे पास 1 इक्वेशन थी। सो 3 × में 2 तो 6 + 4y = 8, तो 4y = 2, ठीक है भाई, क्योंकि 6 उधर गया तो 8 में 6 गया तो 2, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? हाफ। मतलब जो f कोऑर्डिनेट आया मेरे पास वो कितना आ रहा है? 2 और 1/2, 1/2। c कोऑर्डिनेट बात करते हैं। c कोऑर्डिनेट कौन सा है मेरे पास? 3, x की वैल्यू पर है ना, तो 3 और 0, ठीक है। सॉरी 3 नहीं था, ये 2.6 था, याद आ रहा है? जो हमने अभी तो मिटा दिया मैंने, यहाँ पे जो सी पॉइंट कोऑर्डिनेट था मेरे पास 2.66 मीन्स हम इसको एग्जैक्ट लिखेंगे। कितना था मेरे पास? 8/3 और 0। नोटबुक में लिखा था ना आपने, तो चेक कर लो, 8/3 और 0 था। इसमें क्या करना होगा? मिनिमाइजेशन चेक करना होगा। तो हम चेक करते हैं, कैसे करते थे हम? z के अंदर जो z था हमारे पास, इसलिए मैं इसको नहीं मिटाया, कि 60x + 80y, यहाँ पे x डालेंगे, यहाँ पे y डालेंगे, और देखेंगे कितनी वैल्यूज़ हमारे पास आ रही है। तो 60 × में x की वैल्यू 0, प्लस में 80 × में y की वैल्यू 5.5, बस ये इतना सही है ना भाई? 60x + 80y, तो यहाँ पे डाल दो, कितना आ रहा है देख लो, चेक कर लो। हमारे पास ये आ रहा है, ये तो 0 हो गया, 5.5 मीन्स 11/2, तो 2 से कटा 40, 40 × में 11, 440, कितना आ गया मेरे पास? चेक कर लो, 8 × 40, तो 400 हो गया, और आधा किया तो इसका 40 ऐड कर दो, 440 आंसर आ गया, ठीक है। अब हम इसके अंदर चेक करते हैं, तो 60 × में 2, जो कि 2 है, प्लस 80 × ½ तो कितना हो जाएगा? 120 और 40 कितना हो जाएगा? 160, ठीक है। इसको चेक करते हैं, तो देखिएगा z = 60 × 8/3, और ये तो 0 बनने वाला है, क्योंकि 0 पुट करेंगे तो कुछ कट रहा है क्या? 320 जा तो 8 दूनी 16, 160, 320 जा 8 दूनी 16, 160। ओ माई गॉड, इट मीन्स वॉट? सो आपके पास वैल्यूज़ आ चुकी है 160, 2 जगह कॉमन आ चुकी है। इट मीन्स, अब सुनो, या तो ये पॉइंट या फिर ये पॉइंट, लेकिन मे बी हो सकता है कि आपके पास ये जो अनबाउंडेड रीजन है ना, देखो ये अनबाउंडेड रीजन है आपके पास, देखो एक पॉइंट तो ये वाला आ गया, एक पॉइंट आपके पास ये वाला आ गया। मे बी हो सकता है कि क्या पता कोई पॉइंट हमारे पास यहाँ पर हो, कहीं पर भी मे बी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास ये अनबाउंडेड रीजन है, हम इसको कवर नहीं कर पाएंगे। तो इट मीन्स हम इसे चेक करना होगा। हमारे पास एक कंडीशन और बनेगी, अभी हमारे पास क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखिए, अभी आपने ये तो नोट कर लिया होगा, अगर नोट नहीं किया तो प्लीज़ आप इसको नोट ज़रूर कर लें, ठीक है। मैं इस पोर्शन को रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने पोर्शन रब कर दिया, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने अपने इक्वेशंस ड्रॉ कर चुके हैं। अब सुनिए मेरी बात, मैंने क्या कहा, आपके पास 160 वैल्यू तो मिनिमम आ रही है अभी तक इन 3 पॉइंट में से, लेकिन मे भी हो सकता है कि इस रीजन में से एक पॉइंट और हो मिनिमम। तो एक पॉइंट अगर हमें मिनिमम वैल्यू कौन दे रहा है? हमें मिनिमम वैल्यू देगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मीन्स ये हमें मिनिमाइज करना था। तो मे भी हो सकता है z = जो हमारे पास z की वैल्यू है 60x + 80y, क्या पता 160 से कम हमारे पास और आ जाए। समझो इस बात को, समझो
मे बी हो सकता है कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो 160 से हमें और कम मिल जाए, क्योंकि हमारे पास केस कौन सा बना हुआ है, अनबाउंडेड रीजन। अनबाउंडेड रीजन देखो यही हमारे पास स्पेशलिटी है, हमारे पास ये पॉसिबिलिटी बनती है। अगर सपोज बाउंडेड रीजन होता तो बाउंडेड रीजन में तो हमारे पास क्या होता, सपोज ये हमारे पास बाउंडेड रीजन हो गया तो हमारे पास 4 पॉइंट फिक्स हो गए ना, 1 2 3 और 4। लेकिन अनबाउंडेड रीजन में हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट्स है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है, तो मे बी ये केस पॉसिबल है। अब हमें चेक करना होगा कि ये इसका मतलब क्या है, इस इक्वेशन का मतलब क्या है, इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो वही तरीका हमारे पास जैसे हम बनाते थे, लेट कर लेंगे थोड़ी देर के लिए कि 60x + 80y = 160। और जब मैंने इसका ग्राफ बनाने की कोशिश की तो हमारे पास कुछ x और ये y, जब हमने 0 डाला तो कितना आ गया, x को 0 डालो ये 0 हो गया, तो 80 2 = 160, यस और नो। और जब मैंने y को 0 डाला तो हमारे पास 60 = 160 मीन्स 160 डिवाइडेड बाई 60, तो 0 से 0 कटा, 2 3 = 2 8 = कितना वैल्यू आ गया हमारे पास, कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास, 8/3, 8/3। क्लियर है। तो एक चीज़ समझ में आ गया क्या, कि जो 8/3 है इसको हमें प्लॉट करना होगा, तो कैसे करेंगे। अच्छा 8/3 हमारे पास एक पॉइंट आ भी रहा था, कौन सा वाला पॉइंट था ये हमारे पास, ये वाला पॉइंट था 8/3 एंड 0, ठीक है। अच्छा 2 और 1/2 पे चेक करते हैं एक बार, है ना। हम इसमें एक अंदर एक बार 2 डालते हैं, x की वैल्यू एक बार 2 डालो, देखते हैं क्या निकल के आ रही है। एक बारी हम x की वैल्यू 2 डालते हैं, देखते हैं कितनी आ रही है। डालो जरा एक बार, 60 × 2 + 80y = 160, तो 120, तो 160 में से 120 गया, कितना बच गया हमारे पास, 40। तो y 80y था, तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 40 डिवाइडेड बाई 80 = 1/2। ओ माय गॉड, इट मीन्स व्हाट। देखो बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन आपका, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इतना अच्छा क्वेश्चन डाल रखा आपके सीबीएसई ने कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे यहाँ से, सारी चीज़ें क्लियर। समझो समझो समझो, 8/3 डाला तो 0 मिला, 2 डाला तो 1/2 मिला। इट मीन्स ये जो इक्वेशन बनने वाली है, और थर्ड पॉइंट क्या है, जब 0 डाल रहे हो तो 2 मिल रहा है। देखो x 0 y पे 2, हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन बन रही है, समझ पा रहे हो बात को, तो यही तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा मेरे पास। मतलब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सेम ही तो है। क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो 3x + 4y = 8, ये वाली इक्वेशन देखो और ये वाली इक्वेशन देखो, देखो क्या फ़र्क दिख रहा है आपको। एक काम करो, इस वाली इक्वेशन को आप 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 23 × 60, 24 × 80, ये 80 है ये, और 28 × 160। लाइन जब हमारे पास सेम है तो ऑब्वियस सेम बनने वाली है। तो ये दोनों लाइन हमारे पास कौन सी बन रही है, ये वाली लाइन, ये लाइन बन रही है हमारे पास, वो वाली लाइन, ठीक है ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो मैंने क्या कहा था कि 160 से हमें कम चाहिए लेकिन इक्वल टू नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ये इक्वल टू वाला साइन नहीं लगाया। तो 160 से कम मिल रही है नहीं मिल रही वो देखते हैं। अच्छा अब इस लाइन को डिनोट कैसे करेंगे उस पर, देखो आपने क्लास इक्वलिटी चैप्टर में पढ़ा था क्या, कि अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन इक्वलिटी नहीं है तो हमारे पास लाइन कैसे बनती है, डॉटेड लाइन बनती है। कैसे बनती है, डॉटेड लाइन, ऐसे वाली लाइन बनती है। कब, जब हमारे पास इक्वल टू नहीं होगा तो ये तो हमारे पास इक्वल टू है नहीं, तो मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, डॉटेड लाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसको डॉटेड लाइन कर दिया, देखो डॉटेड लाइन हो गई नहीं हो गई, समझ पा रहे हो। ये अब कौन सी इक्वेशन है, देखो डार्क लाइन थी वो वाली, लेकिन अभी मैंने जो डिनोट की है ये हमारे पास लाइन हो गई 60x प्लस में 80y और लेस देन 160। ये मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। अब उस वाले ग्राफ थोड़ी देर के लिए भूल गए अभी हम, ये वाला इक्वेशन हो गई, ठीक है। अगर हमारे पास वैल्यू 160 से कम है, अब जो मिनिमम, अब समझो इसमें हिंदी में लिख देता हूँ एक बात, कि इस लाइन पे हमें क्या मिलेंगे, मिनिमम पॉइंट्स मिलेंगे, मिनिमम वैल्यू मिलेगी हमें इस पॉइंट से, मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन। लेकिन फिजिबल रीजन भी तो होना चाहिए, फिजिबल रीजन मतलब शेडेड पोर्शन भी तो होना चाहिए। जब इस पूरे पोर्शन में सिर्फ यही तो 2 पॉइंट्स हैं जो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स हो गए, जो हमारे पास दोनों पॉइंट्स आ रहे हैं। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो ये पॉइंट हमारे पास शेडेड पोर्शन में नहीं आ रहा है, ये पॉइंट हमारे पास शेडेड पोर्शन में नहीं आ रहा है, ये पॉइंट हमारे पास शेडेड पोर्शन में नहीं आ रहा है, कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा है, सिर्फ इतना पोर्शन आएगा। और इतने पोर्शन को सिर्फ हम 2 ही पॉइंट लेने वाले हैं, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, क्योंकि कॉर्नर पॉइंट मेथड से। तो मतलब हमें सिर्फ इन्हीं 2 पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू मिलने वाली है, सिर्फ 2 ही पॉइंट पे, एफ एंड सी।
अब एक केस ऐसा भी हो सकता था, हम उस क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, कि कोई भी हमारे पास ये लाइन बनी, जो लाइन हमने ड्रॉ की, ये लाइन सपोज करो हमारे पास कुछ यहाँ से निकल गई, कुछ यहाँ से ऐसा करके निकल गई, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारे पास फिजिबल सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास मिनिमम वैल्यू और भी मिल सकती थी। देखो समझो एक बार, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन समझाना चाह रहा हूँ, प्लीज़ इसको ड्रॉ मत करना, ठीक है। मैंने कहा कि ये लाइन बनती है, अगर सपोज जो ये लाइन बनी है वो सपोज कुछ ऐसे बनती, तो अब देखो अगर मैं इस पॉइंट की बात करता तो ये पॉइंट हमारे पास फिजिबल रीजन में भी है और इसी लाइन में हमें मिनिमम पॉइंट्स भी मिल रहे हैं, मतलब कि ये मिनिमम फंक्शन के लिए था ना हमारे पास, तो यहाँ पे मुझे मिनिमम वैल्यू मिल रही है और फिजिबल रीजन में भी है, तो इट मीन्स हो सकता था ये हमारे पास मिनिमम पॉइंट दे, या फिर ये हमारे पास मिनिमम पॉइंट दे, या फिर ये हमें मिनिमम पॉइंट दे, ये मिनिमम पॉइंट दे, ये मिनिमम, तो बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स हमारे पास हो सकते हैं जहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिल सकती है। तो इस वाले केस के अंदर क्या करेंगे, जो ये वाला केस होगा इसके अंदर क्या करने वाले हम, देयर इज़ नो मिनिमम वैल्यू, हम नहीं फाइंड कर पाएंगे, तो हमारे पास नो मिनिमम वैल्यू। लेकिन अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये था जो हमने ड्रॉ कर दिया है, जो हमने ड्रॉ कर दिया ये वाला, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर दिस लाइन हैज़, हमारे पास ये बाहर से जा रहा है ना, तो बस सिंपल लिखो, सो मिनिमम वैल्यू विल बी एट, दो कोऑर्डिनेट कॉमन आ रहे हैं एफ और सी, तो एफ कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास 2 1/2 एंड सी 8/3 एंड 0, तो मिनिमम वैल्यू हमें ये मिलने वाली है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज़ 160, यूनिट देख लेना क्या था, ये रुपीज़ था, क्या था, आई थिंक रुपीज़ था, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 160। तो समझ में आ रहा है बात, देखो क्वेश्चन का लेवल अच्छा था, पहला क्वेश्चन था, ये चीज़ आपको अलग करनी पड़ेगी जब हमारे पास बाउंडेड नहीं अनबाउंडेड सॉल्यूशन होगा तब, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। सो होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई, देखिए मैं आपको भी साफ बोल रहा हूँ कि अगर कोई डाउट है और अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे इस एक्सरसाइज का ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मुझे प्रॉब्लम आती है, तो आप दो चीज़ें कर सकते हैं। नंबर 1, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, ठीक है सर इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन। लेकिन आपको एक बात और बता देता हूँ कि टेलीग्राम पर जब आप जाएंगे, देखो सुनो मेरी बात, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, इसका काम हो गया ना, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अगर आपको कभी भी डाउट आता है तो उसके लिए उस केस के अंदर बात कर रहा हूँ, क्या करना होगा आपको। टेलीग्राम पर जब जाएंगे तो हमने एक ग्रुप बना रखा है, इन्फेरो स्टूडेंट्स कम्युनिटी, इन्फेरो स्टूडेंट्स कम्युनिटी। आप जब इसको सर्च करेंगे ना, जब इसको सर्च करेंगे तो आपको एक टेलीग्राम पे ग्रुप होगा, उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, मैं सभी स्टूडेंट्स से बात बोल रहा हूँ, ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। एक्चुअली अभी तो वो ग्रुप सभी के लिए है, 9th 10th 11th 12th, लेकिन फिर भी अगर कोई पर्टिकुलर बच्चा, कोई भी बच्चा अगर अपने डाउट की फ़ोटो क्लिक करके उस ग्रुप में डालेगा, या तो कोई ना कोई स्टूडेंट सोल्व कर देगा, अगर कोई स्टूडेंट सोल्व करके नहीं देता है तो विदिन 24 आवर्स और जैसा मेरे पास टाइम मिलेगा, पॉसिबल हो पाएगा, मैं आपके उस डाउट का सॉल्यूशन ज़रूर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पर आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा, ठीक है।